एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। आज है हमारी क्लास 31 और आज हम अपनी क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें भी आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल सकते हैं और इस टॉपिक का नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों ये हमारी पर्सनालिटी चैप्टर से भी रिलेट करता है, इसलिए इसको हम पर्सनालिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम एक एक डिटेल पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें साइको एनालिसिस में आती हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्सनालिटी में जो इसका टॉपिक आता है वो प्लस साइको एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है यानी कि मनोविश्लेषण, उन दोनों को मिक्स करके इकट्ठा हम एक साथ पढ़ लेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट हमारे आपस में लिंक होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन से सारी कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होंगे। ठीक है। अच्छा, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि बच्चों इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आपको जितने भी हमारी अपडेट है रेगुलर हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मजा आएगा आज के टॉपिक में, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को तैयार करने में ही इतना मजा आया है। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है कि आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ लिया जाए ना इस टॉपिक से आप गारंटीड आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो साइको एनालिसिस यानी कि जो मनोविश्लेषण की हम बात कर रहे हैं, इसके जनक कौन है, इसके प्रतिपादक। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, तो यहाँ पर बच्चों जिनके बारे में हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस, उसको दिया किसने है, उसको दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है हमारी साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि इन्होंने हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर साइकोलॉजी का सिस्टम है जिसको हम साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण के नाम से जानते हैं, इसके जनक यही हैं। अब इन्होंने इसमें क्या बताया कि बच्चों की हमारा जो साइको होता है यानी कि जो माइंड होता है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया कि जो बुद्धि है, जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है किसी भी पर्सन का, या फिर जो दिमाग है वो कितने चरणों में बटा होता है और फिर किस हिसाब से कोई इंसान सोचता है और जो जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में उसके साथ होती हैं उनसे वो चीज़ें सीख के उन एक्सपीरियंस की वजह से उसकी आगे आने वाली लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें साइको एनालिसिस के अंदर आती हैं। बेसिकली इन्होंने जो साइको एनालिसिस का सिस्टम है वो बनाया था, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी मेंटल इलनेस होती है उनको ट्रीट करने के लिए इन्होंने इसको बनाया था। क्योंकि इसमें क्या करते थे, साइके यानी कि लोगों के माइंड को पढ़ते थे, चाहे वो हिप्नोटाइज करके पढ़ रहे हो या फिर वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिससे वो अपनी बातों के अंदर इतना दूसरे को इन्वॉल्व कर ले कि वो हर एक चीज़ के आंसर कर दे, ताकि उसकी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपको ओवरव्यू दे दिया गया कि साइको एनालिसिस होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि साइको एनालिसिस सिस्टम के अंदर इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताई है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए एक बाय एक करके सबके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने माइंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं ये सब हमारे माइंड से ही रिलेट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो माइंड है उसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, कि जो हमारा माइंड है वो 3 हिस्सों के हिसाब से काम करता है। और इसी के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड हमें बताया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे जो हम मेन थ्योरी पढ़ेंगे वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से ही रिलेट करती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सामने एक आइसबर्ग देखने के लिए मिल रहा होगा। अब जो आइसबर्ग है ये क्या होता है, एक तरीके से ग्लेशियर होता है जो बर्फ का बना होता है पानी में। तो ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है उसको इस आइसबर्ग से जो है रिलेट किया है, कि जो हमारा माइंड है वो इस आइसबर्ग की तरह होता है। अब ये कैसे इन्होंने आइसबर्ग के साथ रिलेट किया है, अब ये हम जानते हैं डिटेल में, अच्छे से समझेंगे। अगर किसी भी जगह पे किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप वहीं पे पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे
पहले इन्होंने, देखो ध्यान से, इन्होंने जो है माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है वो होता है अनकॉन्शियस, दूसरा होता है प्री कॉन्शियस या फिर आप इसको सब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, और थर्ड होता है यहाँ पर कॉन्शियस। तो एक तरीके से ये बर्फ का आपको पहाड़ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है हमारे माइंड में, एक हिस्सा ऐसा होता है जो दबा हुआ है, जो फिलहाल एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहा। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती है, यानी वो भावनाएं जो शायद उजागर नहीं हुई हैं, या फिर जो हमने मन में दबा के रख ली है, और शायद जिनके बारे में हमें अभी नॉलेज ही नहीं है कि हमारे अंदर भी शायद कोई ऐसी भावना हो सकती है, वो सारी आती है हमारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम जब थोड़ा ऊपर आते हैं तो वहां पर आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें आती हैं जिनको आप इजीली थोड़ा सा रिकॉल करके याद कर सकते हैं चीजों को। यानी कि यहाँ पर क्या होगी, मेरे अंदर कोई विचार है, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं हल्का सा उसको रिकॉल करूंगी तो मुझे वो सारी चीजें फटाफट याद आ जाएंगी। तो ये चीज आती है सबकॉन्शियस यानी कि प्री कॉन्शियस के अंदर। और कॉन्शियस जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है। यानी कि जो चीजें, जो विचार हमेशा मेरे माइंड में चलते रहते हैं, चाहे मेरी वो हैबिट्स हो, ये मतलब डेली रूटीन की चीजें हैं, इन्हें हम भूलते नहीं हैं। ये कहीं दबी हुई फीलिंग्स नहीं है हमारी, ये रोजमर्रा में हम चीजें करते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं कॉन्शियस के अंदर। अब आपको समझ आ गया कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अनकॉन्शियस, जो कि एक्टिव नहीं होता, जिसको आप इजीली रिकॉल करके भी चीजों को याद नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस, जिनको आप इजीली रिकॉल करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है कॉन्शियस, जो कि ऑलरेडी रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सारी चीजें आपके माइंड में होती हैं। तो यहाँ से आपको आई होप सो ये हमारा माइंड का जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको समझ आ गया होगा। इसको फेमस द आइसबर्ग मेटाफोर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि द आइसबर्ग मेटाफोर किसके द्वारा दिया गया था, तो ये फ्रूइड के द्वारा दिया गया था। और किस टॉपिक पर दिया गया था इसको, तो ये ह्यूमन साइकी यानी ह्यूमन के माइंड के ऊपर, जो मानव बुद्धि है उसके ऊपर इसको दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया अनकॉन्शियस लेवल होता है, इसके अंदर कौन सी चीजें आती है, जो हमारे डर होते हैं, यानी जो दबे हुए हैं, शायद हमें नहीं पता, वो इजीली हमें याद नहीं आते, ठीक है। या फिर हमारे अंदर कोई वायलेंट मोटिव है, जैसे किसी को मारना, जो थोड़े साइको बहुत साइको है, खून कर दिया किसी का, फिर किसी को धक्का देने में मजा आ रहा है, किसी को दुख पहुंचाने में मजा आ रहा है। तो जो वायलेंट मोटिव होते हैं ना, ये सारे हमारे दबे हुए होते हैं। अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर, यानी कि ऐसी सेक्सुअल डिजायर जो समाज में जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब जैसे जो रेपिस्ट होते हैं, उनके अंदर ये अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर होती है। उनकी जो ये अनकॉन्शियस लेवल की जो माइंड की स्तर होता है ना, वहां से वो ऊपर आ चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो रेपिस्ट होते हैं उनके अंदर अनकॉन्शियस लेवल माइंड का वो इस्तेमाल करते हैं। इरेशनल विशेष, यानी कि जो पूरी नहीं हो सकती। इमोरल अर्जिज, यानी कि जहाँ पर हमारे जो मोरल नहीं है, जिनका कोई नैतिक नहीं है, जो हमारे समाज के खिलाफ है चीजें। अगला ऐसा काम जिससे कुछ मतलब समाज में हमें थोड़ा शेमफुल होना पड़े। बेसिकली जो चीजें समाज में एक्सेप्टेबल ना हो वो चीजें आती हैं अनकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में आता है जो इजीली आप मेमोरी करके, नहीं रिकॉल करके, या फिर नॉलेज आपकी जो स्टोर है आप इजीली उन्हें याद करके अपने बाहर विचारों को ला सकते हैं, इनसे कोई हानि नहीं पहुंचती है। अगला होता है कॉन्शियस लेवल, जो हमारे थॉट्स है, ये फटाफट हमारे माइंड में होता है। नहीं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से कोरोना को खत्म करना है तो मुझे ये करना है। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी कॉन्शियस लेवल के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से ही रिलेट करके इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया है, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। यानी कि हमारी पर्सनालिटी भी 3 तरीकों में इन्होंने बांटी है।
और ये जो हमारे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और ये जो है ना प्री कॉन्शियस, इन सब चीजों से लेके ही इन्होंने हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करा है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं और किस हिसाब से कोई पर्सन सोचता है और काम करता है। अब डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी थम्स अप करेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस, मतलब कि अगर आपने ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले, या फिर थोड़ा बहुत आपने जब अपने डाइट में होंगे, आपने जीपीटी का कोर्स किया होगा तो आपने इनके बारे में शायद सुना होगा, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रूइड थे बच्चों, इन्होंने हमारी पर्सनालिटी को 3 हिस्सों में बांटा कि सबसे पहला होता है इद, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। इद को हिंदी में बोलते हैं इदम, ईगो को बोला जाता है अहम और सुपर ईगो को बोला जाता है पराहम। यानी कि जो भी चीजें हम करते हैं, जो हमारा माइंड काम करता है, वो इन 3 के हिसाब से काम करता है। तो अब हम जानेंगे कि इद के अंदर जो चीजें होती हैं उसमें हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, ईगो को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम किस हिसाब से काम करेंगे, एंड अगर हम सुपर ईगो को फॉलो कर रहे हैं तो हम किस हिसाब से काम करेंगे। अब हम इनके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे ईद के बारे में। ईद बच्चों ये चीजें होती हैं जो कि हमारे सबसे पहले तो ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड में मैंने क्या बोला था आपको, वो चीजें आती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, जिनको इजीली हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब यहाँ पर क्या करता है इंसान, यहाँ पर वो सिर्फ वो चीजें करता है जो इसके हिसाब से सही है, मतलब जो उसे करना है वो करेगा। उसे नहीं मतलब कि दुनिया क्या सोचेगी, या फिर अगर मैं ये काम करता हूँ तो किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इससे किसी का नुकसान होगा या नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली जो पर्सन अपना इद का इस्तेमाल यानी कि इदम का इस्तेमाल करता है, वहां पर वो सिर्फ अपने लिए काम करता है। यानी वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचता है कि मुझे किस तरीके से खुशी मिलेगी, मुझे किस तरीके से प्लेजर मिलेगा, मैं सिर्फ वो ही सारी चीजें करूंगा। तो यहाँ पर जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक ऑफिस की मीटिंग चल रही है। ये लेडी खाने के बारे में सोच रही है, ये सोच रही है कि काश मेरे को पानी या जूस मिल जाए, ये आदमी सोच रहा है कि मुझे तो नींद आ रही है। तो अगर ये तीनों लोग अपनी ईद को फॉलो करने लगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये अपना खाना स्टार्ट कर देगी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मीटिंग चल रही है, ये जूस पीना स्टार्ट कर देगी, ये सोना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पर इन लोगों को जो चीज करनी है वो करनी है, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा है कि इससे हमें कोई हानि होएगी, किसी की मीटिंग को नुकसान होएगा, किसी की कंपनी का कोई नुकसान हो जाएगा। बेसिकली ये लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो ईद के अंदर क्या चीजें आती हैं, पहला कि ये अनकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है, दूसरा ये वो चीजें करते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तीसरा ये प्लेजर के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेजर मिलना चाहिए, बाकी सारी की सारी दुनिया जाए भाड़ में, हमें मतलब नहीं है इस चीज से, ठीक है। तो ईद यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। ईद के बाद वैसे तो ईगो आता है, लेकिन मैं आपको पहले सुपर ईगो समझाऊंगी, क्योंकि जो ईगो है बच्चों वो ईद और सुपर ईगो इन दोनों से रिलेट करता है। तो आप पहले सुपर ईगो समझिए। अब जो सुपर ईगो होता है ना, वो ईद का बिल्कुल ही अपोजिट होता है, यानी कि जो चीजें ईद में होती हैं उससे बिल्कुल ही अपोजिट सुपर ईगो में होती है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जज बैठे हैं, ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन सुपर ईगो का इस्तेमाल करता है वो सिर्फ वो ही चीजें करता है जो हमारी एक्सेप्टेबल हो समाज में। वहां पर क्या था, जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, यहाँ पर वो चीजें करी जाती हैं जो एक्सेप्टेबल हो। यहाँ पर प्लेजर पे काम नहीं किया जाता, यहाँ पर काम किया जाता है प्रिंसिपल्स के ऊपर, यानी कि जो नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, हमें उन्हीं चीजों को फॉलो करके काम करना चाहिए। ये हमें बताता है कि मोरालिटी के हिसाब से क्या सही है, ये सिर्फ वो चीजें करने के लिए बोलता है। अब जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि मीटिंग में जो है उस लेडी को भूख लग रही थी, उसने अपनी अगर ईद को फॉलो किया तो उसने खाना खा लिया,
लेकिन अगर वो अपनी सुपर ईगो को फॉलो करती तो वो खाना नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तो उसके बीच में खाना खाना बिल्कुल गलत है, ये मोरली गलत है, यानी कि यह हमारे जो रूल्स बने हैं सिस्टम के उसके हिसाब से गलत है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। तो सुपर ईगो के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ईगो। अच्छा हाँ, जो सुपर ईगो होता है वो बहुत ही रियली देखने के लिए मिलता है लोगों में, क्योंकि सारी दुनिया ना अपने हिसाब से काम करती है, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन से नियम है, कौन से कानून है। बहुत कम लोग हैं जो सुपर ईगो के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। जो लास्ट इन्होंने हमें बताया वो था ईगो। जो ईगो होता है बच्चों, वो इद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, यानी कि ना तो वो इद को ज़्यादा हावी होने देता है, ना ही वो सुपर ईगो को ज़्यादा हावी होने देता है। यहाँ पर प्लेजर और प्रिंसिपल दोनों का ध्यान किया जाता है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मेरा प्लेजर भी पूरा हो जाए और उस प्लेजर को पूरा करने में कोई प्रिंसिपल यानी कि कोई रूल भी मुझसे नहीं टूटना चाहिए। तो ये जो है दोनों को ध्यान में रख कर काम करता है। अब जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर क्या ये पर्सन कंफ्यूज है, मैं ये चीज़ करूँ, ईद बोलता है कि ये चीज़ करूँगी तो लेकिन गलत होगा वो, और सुपर ईगो बोलता है जो अच्छी साइड होती है कि देखो तुम्हें नहीं करना है। तो ये है यहाँ पर ईगो। ईगो डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम ईगो करती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस लड़की का कि उसको भूख लगी थी, तो अगर वो अपने ईगो के हिसाब से काम करती है तो वो क्या सोचेगी कि देखो अभी खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं खा लूंगी, अभी पहले मीटिंग को अटेंड करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको प्लेजर भी मिल जाएगा कि मैं मीटिंग के बाद खा लूंगी, और उसने प्रिंसिपल को भी मान लिया, रूल भी नहीं तोड़ा कि मीटिंग के बीच में खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों चीज़ का फॉलो हो गया। तो अब आपको आई होप सो क्लियर होगा कि फ्रूइड ने 3 बताई हैं, एक होता है ईगो, एक होता है इद और एक होता है सुपर ईगो। इन तीनों पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करेंगे कि यस मैम मुझे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्लियर हो गया। ये पर्सनालिटी से टॉपिक रिलेट करता था हमारे व्यक्तित्व से, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको फ्रूइड ने दिया था, बहुत ही ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की थ्योरी है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल, यानी कि मनोवैज्ञानिक यौन विकास का सिद्धांत। ये भी सिगमंड फ्रूइड द्वारा ही दी गई है। मैंने आज आपके लिए सिगमंड फ्रूइड ने जितनी भी चीज़ें दी है ना, मैंने एक ही क्लास में उसको डाल दिया है ताकि अलग अलग पढ़ते तो कन्फ्यूजन होती है। जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को आप रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्रूइड ने कौन सी थ्योरी दी थी साइकोसेक्सुअल की। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सिगमंड फ्रूइड थे ना, उनकी सबसे बड़ी मतलब क्रिटिसिज्म क्या थी, उन्होंने हर चीज़ को ना सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर या फिर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने डेवलपमेंट को इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर दिया कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा सोचता है या फिर कुछ भी करता है, हर चीज़ वो अपनी सेक्सुअल जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, नीड होती है, उसको पूरा करने के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं इनका मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। उन्होंने बच्चे से लेके अडल्ट तक उसको सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर ही बांट दिया। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 इनकी 5 स्टेजेस के बारे में। इन्होंने कौन सी 5 स्टेजेस में बताया कि बच्चा किस तरीके से जो अपनी सेक्सुअल अर्जेस होता है किस तरीके से उनको पूरा करता है, और अगर किसी बच्चे की ये सेक्सुअल अर्जेस पूरी नहीं होती है तो आगे फ्यूचर में जाकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उसकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक सकती है, कहीं ना कहीं हिंडर हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक टर्म को समझेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ लिखी है, लिबिडो। इसको हिंदी में भी लिबिडो ही बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि हर पर्सन के अंदर ना लिबिडो होती है। लिबिडो क्या होता है, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल अर्जेस, यानी कि जब हमारे अंदर ये उत्तेजना आती है कि हमें हमारी जो लैंगिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, यौन जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम पूरा करना चाहिए, यानी कि लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल अर्जेस को पूरा करना। तो हर पर्सन जो है वो अपनी लिबिडो यानी कि सेक्सुअल अर्जेस को पूरा करने के लिए हर स्टेज पे अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है।
अब हम वन बाय वन उन स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। जो पहली स्टेज सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी उसको बोला गया ओरल फेज, यानी कि मौखिक चरण। यहाँ पर बेसिकली बच्चा क्या करता है, अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो अपनी बच्चा माउथ के थ्रू यानी कि मुंह के थ्रू पूरा करता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे को चीजें सक करना बहुत ज्यादा उसको प्लेजर दिलवाता है। तो यहाँ पर जैसे बच्चा निप्पल चूसता है या फिर अपनी मम्मा का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है या फिर कोई भी चीज उठा के मुंह में खा लेता है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा प्लेजर ले रहा है अपने माउथ के द्वारा, चाहे वो उसे सक करके ले रहा है, चाहे ब्रेस्ट फीड करके ले रहा है, चाहे किसी भी चीज को उठा के वो खा रहा है। तो ओरल फेज में बच्चा क्या करता है, अपने माउथ के द्वारा अपनी जो प्लेजर की एक्टिविटी है उसको पूरा करता है। और अगर यहाँ पर हम बच्चे को जैसे रोकते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रूइड के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट में थोड़ा सा रुकाव आता है, क्योंकि उनके हिसाब से हर इंसान की जो प्लेजर है, जो अर्जीज हैं, जो सेक्सुअल अर्जीज हैं वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उस पर्सन का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा। जो ओरल फेज होता है बच्चों, ये होता है 0 से लेके 1 साल तक, क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चा माँ का दूध पीता है या फिर चीजें सक करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल कहलाता है एनल फेज, जो कि 1 साल से लेके 3 साल तक होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुदाचरण। इसमें क्या होता है, बच्चा जो अपने एक्सक्रीटरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, या जैसे जो हमारा एनस होता है, या फिर मतलब कि जहाँ से हम हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकलता है बॉडी का, या फिर जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, वो इनके थ्रू जो है प्लेजर इसको मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे कि बच्चे को टॉयलेट आया तो उसने टॉयलेट रोक के रख लिया, या फिर उसे टॉयलेट आया तो उसने कर दिया। अगर उसे मान लो कि उसे एक्सक्रिएट करना है, ठीक है, तो वो अपने एक्सक्रिएट को रोक के रख लेगा या फिर अपने एक्सक्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर उसके लिए यही प्लेजर होता है। 1 से लेके 3 साल तक का बच्चा इसी हिसाब के प्लेजर को एंजॉय करता है। उसने टॉयलेट कर दिया, उसने पॉटी कर दी, तो वो इन चीज़ों को एंजॉय करता है। तो एनल फेज में क्या आ जाएगा, एनल यानी कि जहाँ से हमारा वेस्ट एक्सक्रिएट होता है। तो आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं कि जहाँ पर बच्चा अपने वेस्ट को रोक के रखे या फिर रिलीज करते, तो वो चीज़ आती है हमारे एनल के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपको एनल फेज क्लियर है कि एनल फेज में किस तरीके से बच्चा जो है प्लेजर लेता है। इसके बाद इन्होंने तीसरा चरण बताया, उसको बोला गया फैलिक फेज। फैलिक फेज होता है बच्चों के अंदर 3 से लेके 6 साल तक के बीच में। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को ना थोड़ी सी अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। उसको अपने ऑर्गन्स के साथ खेल के मजा आने लगता है, वहां से उसको प्लेजर आने लगता है। सबसे पहले तो फैलिक स्टेज में वो ये चीजें करता है। दूसरा, फैलिक स्टेज में बच्चे के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरे को बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये आपके लिए बहुत ध्यान से है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैलिक स्टेज के अंदर 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर आते हैं। सबसे पहला होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब फैलिक स्टेज होता है उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेक्सुअल नॉलेज हो जाती है कि ये लड़का है, ये लड़की है, मैं लड़का हूँ, ये मम्मी है, ये पापा है, जेंडर अलग है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बॉयज से रिलेट करता है। याद रखना, ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो बॉयज से रिलेट करता है। इसमें क्या होता है, जो बॉयज होते हैं फैलिक स्टेज के टाइम पे वो अपनी मम्मी के ज्यादा क्लोज होते हैं बजाय कि अपने पापा के। यानी कि इस टाइम पे जो अपोजिट सेक्स वाला पेरेंट होता है बच्चा उसके साथ ज्यादा रिलेट करता है। और जब लड़का अपनी मम्मी के साथ ज्यादा अटैच हो, यानी कि अपोजिट सेक्स के साथ अटैच है, तो उसको बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और अगर यही सेम बात अगर हम गर्ल चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से लें तो गर्ल चाइल्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब कोई लड़की, अब अपोजिट सेक्स में तो भाई पापा आएंगे, तो यानी जब कोई लड़की अपने फादर के साथ ज्यादा अटैच हो, उनके साथ ज्यादा रिलेट करे, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर दो चीजें आई है फेलिक स्टेज के अंदर। कौन कौन सी आई है? पहला तो आया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज के अंदर, और दूसरा आया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो होता है गर्ल्स के अंदर, यानी कि अपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ ज्यादा अटैच करना। ठीक है, आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हर एक स्टेज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फेलिक स्टेज भी क्लियर है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पे, यानी कि फोर्थ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज। ये बच्चों होती है 7 से लेकर 13 साल तक की उम्र के बीच में। इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्त अवस्था। अब यहाँ पर हमारी जो फेलिक स्टेज है इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। फेलिक स्टेज में तो क्या करता था, पर्सन दूसरे सेक्स की तरफ ज्यादा अटैच होता था, लेकिन लेटेंट फेज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा है वो सेम सेक्स की तरफ अटैच होता है। यानी कि अगर लड़का है तो वो लड़के की ही कंपनी एंजॉय करेगा, अगर वो लड़की है तो वो लड़की की ही कंपनी एंजॉय करेगी। और यहाँ पर क्या होता है, जो अपोजिट सेक्स के बच्चे होते हैं ना, वो ना एक दूसरे से थोड़े से चिढ़ते हैं, मतलब लड़ाइयाँ करते हैं। आपने देखा होगा ना, जो लड़के हैं वो लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों का मजाक उड़ाती है। तो ये सारी चीजें लेटेंट फेज के अंदर आती हैं। और यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम करता है, यानी वो दूसरों से देखिए अट्रैक्ट होता है कि वाह, मतलब कि देखो वो लड़की कितनी सुंदर लग रही है, मैं भी उसकी तरह सुंदर लगूंगी, या फिर वो लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मतलब सेम सेक्स के साथ अटैच करना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना, उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ये कहलाता है लेटेंट फेज। यहाँ से बच्चों को इसी चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो लेटेंट फेज आपको क्लियर है। इसके बाद हमारी अब लास्ट स्टेज आती है, जिसको बोला जाता है जेनिटल स्टेज। अब जेनिटल स्टेज में क्या होता है, इस टाइम जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं बेसिकली। तो ये होती है प्यूबर्टी से लेके जब तक ओल्ड एज, मतलब जब तक डेथ ना हो जाए, जब तक ये वाली एज हमारी चलती है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक बच्चा है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, वो अब अपोजिट सेक्स की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन देखो, जो फेलिक स्टेज में था वो अट्रैक्शन अलग था, वो हमारे पेरेंट्स के लिए था। लेकिन जेनिटल स्टेज में क्या होता है, ये अट्रैक्शन होता है जहाँ पे हमें दूसरे से लव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है, या फिर जब हमें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है। तो वो चीजें आती हैं जेनिटल स्टेज के अंदर। यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जेनिटल स्टेज के थ्रू अपने जो प्लेजर हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, आपको जेनिटल स्टेज भी अब क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो थम्स अप करेंगे। क्या बात है, वीडियो देखते हो, क्लास देखते हो, लेकिन जवाब नहीं देते हो। मैं इतनी चीजें आपसे पूछती हूँ, मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँ, लेकिन आप लोगों की इंटरेक्ट करना ही नहीं चाह रहे हो। देखो, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, अब एक बार चलो फ्रूट की सारी स्टेजेस को रिवाइज कर लेते हैं। ओरल स्टेज में क्या था, बच्चा माउथ के थ्रू प्लेजर लेता है, चीजों को सक करता है। उसके बाद एनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा कंट्रोल करता है अपने बाउल और ब्लैडर, यानी कि अपनी सुसु और पोटी को कंट्रोल करता है, इसके थ्रू वो प्लेजर लेता है। फेलिक स्टेज में क्या होता है, अपने जेनिटल्स यानी कि जो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ खेलता है, उससे उसको प्लेजर मिलता है। इसके बाद होता है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में क्या होता है, बच्चा की जो लिबिडो होती है, जो सेक्सुअल अर्जीज होती हैं वो इनएक्टिव होती है, इसलिए वो सेम सेक्स के जो लोग होते हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। और उसके बाद होता है जेनिटल स्टेज, जहाँ पर वो अपनी सेक्सुअल अर्जीज यानी सेक्सुअल जो इंटरेस्ट होते हैं उनको पूरा करने के लिए एक पार्टनर को ढूंढता है। इस तरीके से फ्रूट ने हमारी जो डेवलपमेंट है उसको टोटल 5 हिस्सों में एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने क्या बताया, हर जगह उन्होंने सेक्सुअल अर्जीज को या फिर जो हमारी सेक्सुअल डिमांड्स होती है उसको पूरा करने के लिए पूरी बच्चे की डेवलपमेंट को उसमें बांट दी। तो ये इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। लेकिन आई होप सो कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एंड अपना डाउट पूछेंगे। आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा और आपको पता है कि आपको हमेशा मिलता है एज यूजुअल, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए
अब एज यूजुअल हमारा जो क्विज टाइम है वो स्टार्ट होता है। थोड़ा सा नॉलेज चेक करेंगे, थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, हमें भी पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज साइकोएनालिसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी जंग, ऑप्शन सी स्किनर एंड ऑप्शन डी फ्रूएड। क्लियर? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि कोई बच्चा है जो एलिमेंट्री स्कूल में यानी एलिमेंट्री क्लास में है, ठीक है, तो बताए कि वो फ्रूएड के हिसाब से कौन सी स्टेज में चल रहा है। वो है बच्चों लेटेंसी स्टेज के अंदर, या फिर वो है फेलिक स्टेज के अंदर, या फिर वो जेनिटल स्टेज में है, ठीक है, या फिर वो है एनल स्टेज के अंदर। अब आपको अपना माइंड खुद अप्लाई कीजिए कि एलिमेंट्री क्लास के अंदर बच्चा कौन सी एज के बीच में जाता है, और आपको मैंने हर स्टेज के हिसाब से बच्चों की एज बताई थी कि ये एज के बच्चे 0 से 1 साल तक के होते हैं, इस एज के बच्चे 1 से 3 के होते हैं, इस एज के बच्चे 3 से 5 के होते हैं। तो अब आपको एलिमेंट्री क्लास के बच्चे की एज को मैच करना है कि वो कौन सी स्टेज के अंदर आएगा। थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करेंगे, यहाँ से एज को लिंक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो क्या है? आपको पढ़ाया था अभी मैंने लिबिडो क्या है। तो ऑप्शन ए ये फिजिकल एनर्जी है, ऑप्शन बी इट इज सेक्सुअल एनर्जी, ऑप्शन सी इट इज अ मेंटल एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी इट इज अ इमोशनल एनर्जी। आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब कोई बच्चा अपने बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करके प्लेजर लेता है तो वो कौन सी स्टेज के यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए ओरल स्टेज, ऑप्शन बी एनल स्टेज, ऑप्शन सी लेटेंट स्टेज, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर आपके लिए फेलिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 कि ईगो के बीच में और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस कौन बनाता है। आप इसको सुपर ईगो बोलिए या फिर आप इसको बोलिए आउटर वर्ल्ड, आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो इनके बीच में बैलेंस कौन बनाता है? ईगो बनाता है, इद बनाता है, सुपर ईगो बनाता है, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई नहीं बनाता। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि जब कोई बच्चा सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करे, सोसाइटी ने हमारे क्या नियम बनाए हैं, हमारे टीचर्स ने क्या नियम बनाए हैं, पेरेंट्स ने क्या नियम बनाए हैं, उनके हिसाब से जब कोई बच्चा सोचता है तो यानी वो किसको फॉलो कर रहा है? अपनी ईगो को फॉलो कर रहा है, अपने इद को फॉलो कर रहा है, या फिर अपने सुपर ईगो को फॉलो करता है वो, या फिर आप बताएंगे कि वो इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करता है। सुपर ईगो और ईद के लिए ऊपर आपके लिए एक और क्वेश्चन है आज के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का, कि जो थीफ होता है, जो चोर होते हैं, वो किस पे काम करते हैं? ईगो पे काम करते हैं, इद के ऊपर काम करते हैं, सुपर ईगो पे काम करते हैं, और डी ऑप्शन वही नन ऑफ द अबव कि किसी के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आज आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। इन 7 से आपको पूरा कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा, और अगर आपने इन 7 के आंसर कर दिए यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और अगर कहीं गैप रह जाता है तो हम तो बैठे ही हैं, हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपको क्या अच्छा लगा हमारी क्लास में वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें
तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक, साइकोलॉजी को कुछ नए ढंग से आसान तरीके से समझेंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।